द ज्ञान हब सिलेक्शन पॉइंट। नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। हमने कल देखा था स्वतंत्रता, जो चैप्टर था उसका फर्स्ट पार्ट देखा था। आज आज सेकंड हम पार्ट राज्य देखेंगे। के संबंध में इस सेकंड पार्ट कुछ में हम क्या वैकल्पिक देखेंगे आज? प्रश्नों को कुछ देखेंगे। वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे जो आपके पहली परीक्षा में आए हैं और महत्वपूर्ण हैं। यदि आप हम सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप एग्जाम के पॉइंट से देख सकते हैं इसको। तो यूनानी नगराज का अगर बात की जाए तो राज्य, वो लोग क्या कहते थे? राज्य कहते थे इसको, सिटी स्टेट को। और अगर इस शब्द की बात की जाए यूनानी नगराज्य के शब्द की, तो ये जो शब्द है यूनानी भाषा का है और इसे यूनानी भाषा में पॉलिस कहा जाता था। क्या कहता था? कहते थे पॉलिस कहते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वर्तमान में देखा जाए, यानी कि आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द के प्रयोग को देखें तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था इटली के राजनीतिक जो विचारक थे मैकियावेली, उन्होंने किया था अपनी प्रिंस, जो पुस्तक थी द प्रिंस में। और ये जो पुस्तक द प्रिंस है इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? द स्टेट। ठीक, अगला प्रश्न अगर हम देखें तो वो ये है कि शहर राज्य, यह शब्द समानतः संबंधित है, उसी का रिपीटेशन है थोड़ा सा अलग शब्दों में। तो ये प्राचीन ग्रीस यानी कि यूनानी शब्द है, यूनानी भाषा का ही है और यूनान का ही है। आगे देखें तो हमने ऊपर देखा अभी पोलिश शब्द का मतलब क्या होता है, तो हम देख चुके हैं सिटी स्टेट शहर राज्य होता है इसका मतलब। अब यहाँ कुछ हमें मैच द फॉलोइंग करने हैं। देखिए, दर्शन का संबंध किससे होगा? दर्शन आपके मन, सत्य जैसी जो बातें होती हैं उनसे संबंधित होता है। राजनीतिक विज्ञान का संबंध किससे होगा? शक्ति से होगा। अर्थशास्त्र व्यापार से जाएगा आपका। और समाज शास्त्र स्तर विन्यास, यानी जो समाज में ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है उसको समाज शास्त्र में हम देखते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसको अभी। दर्शन शास्त्र मन, राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान शक्ति, अर्थशास्त्र व्यापार, समाज शास्त्र स्तर विन्यास। इसी पर एक अन्य प्रश्न देखा जाए तो सॉफ्ट स्टेट का विचार किस संबंधित है? जो सॉफ्ट स्टेट का विचार है वो गुन्नार मिडल से संबंधित है। इन्होंने अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में ये विचार दिया था। बेसिकली ये उन देशों के लिए दिया था जो नव स्वतंत्र विकासशील देश थे। ठीक, आगे देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन समाज एवं राज्य में भेद नहीं करता? देखिए, जो मैकाइवर थे वो समाज और राज्य में भेद नहीं करते। इन्होंने अपनी पुस्तक वेब ऑफ गवर्नमेंट में ये बात कही थी कि मतलब समाज और राज्य में कोई भेद नहीं है। और ये कौन थे? ये बहुलवादी अवधारणा के समर्थक थे। आगे देखें तो हम किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? देखिए, राज्य के साथ जो चार महत्वपूर्ण तत्व हैं हम जानते हैं वो, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जैसे शरीर में आत्मा का जो रोल होता है वही राज्य में संप्रभुता का रोल होता है। यानी कि राज्य में जो संप्रभुता होती है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। जो आपके J.W. गार्नर हैं, इनकी एक पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की रूपरेखा। इसमें इन्होंने कहा है कि संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती है। ठीक, आगे देखें तो हम निम्नलिखित में से कौन सा सही हमें देखना है? भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन का तात्पर्य क्या है? देखिए, यहाँ पहला है अंतरराष्ट्रीयतावाद। नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि ये किसी के विचार हो सकते हैं अंतरराष्ट्रीयतावाद, पर ग्लोबलाइजेशन नहीं है। संप्रभु राज्यों का अंत, ये भी नहीं हो सकता। क्षेत्रवाद तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव, निश्चित रूप से इसका उत्तर है। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम पढ़ते हैं ना, फ्री फ्लो ऑफ मनी, यानी कि कैपिटल, लेबर और सर्विसेज। तो यानी कि जहाँ वस्तु सेवाएं और श्रम का आदान प्रदान हो रहा है मुक्त हस्त से, तो वहाँ क्या होता है? आपका भूमंडलीकरण होता है। और ये हम बात की जाए इसकी तो ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं तथा तकनीकों का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण बहुत तेजी से हुआ है। तो इस संदर्भ में देखना है हमें इन चीज़ों को। आप इसकी एक्सप्लेनेशन को और आगे डिटेल से पढ़ सकते हैं पॉज करके। और हम देखें तो अगला प्रश्न, राज्य परिवारों तथा गांव का समूह है। इसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये किसके? अरस्तु कहते हैं। देखिए, जो अरस्तु हैं वो कहते हैं राज्य क्या है? परिवारों का विस्तृत रूप है, या परिवार ही आगे चल के राज्य बन जाता है। वही जो प्लेटो है वो कहते हैं व्यक्ति का विस्तृत रूप क्या है? राज्य है। यानी कि प्लेटो व्यक्ति को राज्य तक लेके जाते हैं, वहीं जो अरस्तु हैं वो परिवार को राज्य के रूप में परिणत करते हैं अंत में। आगे बात की जाए तो राज्य
एक परिवार का विस्तार है। ये किसने कहा? हम देख चुके हैं, एरिस्टोटल। कोई आगे देखने की जरूरत नहीं है इसमें। एक देखिए, ये प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना जो युक्ति दी है? तो ग्रीन है। ग्रीन कहते हैं राज्य का काम क्या है? बाधाओं को बाधित करना, ना कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करना। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक थे। इनकी पुस्तक का नाम था लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये पुस्तक क्या है? उनके भाषणों का संकलन है, जो राजनीतिक विचारधारा का एक अमूल्य साहित्य माना जाता है। ठीक, ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। इसका अर्थ है कि राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है। राज्य का अपने आप में अंत नहीं है। इसी प्रकार का कथन बोसांकी का भी है, ये ध्यान रखना है हमें। आगे देखा जाए तो आगे आप आता है, किसने कहा राज्य का आधार राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? अभी हम देख चुके हैं, टी.एच. ग्रीन का ये कथन है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, और राज्य का काम क्या है? बाधाओं को बाधित करना, यानी कि अच्छे जीवन के बीच में जो बाधाएं आ रही हैं उनको बाधित करना राज्य का कार्य है या कर्तव्य है। आगे देखा जाए तो सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था। देखिए, हम जानते हैं कि अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने क्या किया? 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उसके पश्चात अपना एक मॉडल तैयार किया। वो कहते हैं कि इसे दो आधारों पर निश्चित करते हैं, शासकों की संख्या के आधार पर कहते हैं और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। ठीक, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति का शासन दो तरह से हो सकता है। सामान्य रूप से वो राजतंत्र होता है, लेकिन जब वो राजतंत्र विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो आताताई तंत्र बन जाता है। वहीं कुछ व्यक्तियों का शासन यदि वो सामान्य है, अच्छा है, तो कुलीन तंत्र कहलाएगा। वहीं जब उसमें कमियां आ जाएंगी, दोष आ जाएंगे, तो वर्ग तंत्र बन जाएगा। और बहुत से व्यक्तियों का शासन अगर अच्छा है तो मध्य वर्ग तंत्र, यानी कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र होता है, जो पॉलिटी के रूप में वो कहते हैं। वहीं इसका जब विकृत रूप आता है वो जनतंत्र बन जाता है। ठीक, अगर आगे देखिए हम तो राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? हम देख चुके हैं, अरस्तु ने किया था। एक स्टेटमेंट है, बहुत फेमस है, अच्छी स्टेटमेंट है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वर्ण उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, प्लेटो की है। ठीक, न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि बार्कर भी कहता है, न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की प्रकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में है। न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है। प्लेटो के अनुसार राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वर्ण उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? देखिए, कॉल पापर। जो कॉल पापर थे वो प्लेटो को कहते हैं मुक्त समाज का शत्रु कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हमें क्या पहचानना है जो सही सुमेलित नहीं है? सकारात्मक स्वतंत्रता, हीगल, बिल्कुल सही। सुख एवं दुख का गणक, बेंथम, ये भी सही है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, स्पेंसर, ये भी सही है। लोकतांत्रिक केंद्रितावाद, ये एंजल्स का विचार नहीं है। ठीक है, देखिए, लोकतांत्रिक केंद्रितावाद की नींव सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक V.I. लेनिन ने रखी थी, ना कि एंजल्स ने। यानी कि लोकतांत्रिक केंद्रितावाद का जो विचार है वो किसका है? लेनिन का विचार है। और यह सिद्धांत सोवियत संघ के प्रत्येक संविधान में वेद था। ठीक है, इसमें आगे आप देख सकते हैं, इसमें यह है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है बहुत, ये भी बहुत फेमस स्टेटमेंट, जिसने पॉलिटिकल साइंस कुछ भी पढ़ा होगा निश्चित रूप से इससे परिचित होगा। वो रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। ये है इसका कथन, रूसो का कथन है। मुख्य परीक्षा में इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा जाता है, इससे के ऊपर आंसर लिखना होता है पूरा। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। ठीक है, हम जानते हैं प्लेटो क्या था? आदर्शवादी राज्य के सिद्धांत का जनक था। तो क्यों कहा जाता है ऐसा, ये हमें देखना है इसमें। पहला, उसने नगर राज्य के आदर्श को बताया नहीं। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित ना होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित था, ये भी नहीं। और क्या है, वास्तविकता तथा मूल्यों के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार करता, ये भी नहीं। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया, इसलिए क्या कहते हैं, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। देखिए, आदर्शवाद क्या कहता है?
आदर्शवाद श्रेष्ठता की बात करता है, उसे सुधार की बात करता है, अच्छाई की बात करेगा। ठीक, तो इससे आप निकाल सकते हैं आंसर। प्लेटो ने तत्कालीन समय में नगध राज्य की बुराइयों को देखते हुए उनके समाधान के लिए अच्छे गुणों से संपन्न दार्शनिक राज्य का समर्थन किया, जो कि नगर राज्यों की बुराइयों को समाप्त कर सके। आगे देखते हैं, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? सिले का है। देखिए, जो सिले हैं वो कहते हैं बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? सिले हम देख चुके हैं यहाँ पे। आगे है, निम्न में कौन विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? रिपीट हो गया है। इसमें एक्चुअली दो नाम हैं जो ये ऐसा नहीं मानते, हॉल और डुगवी, इसीलिए इसमें आंसर नहीं माना है कोई भी। हॉल डुगवी जो थे वो कहते हैं कि भूमि को राज्य आवश्यक नहीं है, भूमि राज्य में हो। और ऊपर हमने सिले देखा था। ठीक, अब आगे देखें तो राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न विचारकों में से किसने प्रदान किया? तो अरस्तु थे वो ऐसे विचारक जिन्होंने क्या किया, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इसको जो अपा आदर्शवाद था, जो नैतिकतावाद था, या जो समाज शास्त्र था, उससे इसको अलग किया, एक अलग स्तर प्रदान किया, एक विषय के रूप में स्थापित किया इसको। ठीक, और अरस्तु भी कहते थे जो पॉलिटिकल साइंस है ये मास्टर साइंस कहते थे इसको। ठीक है, अब निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? तो अरस्तु थे। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, राजनीति शास्त्र का पिता कहते हैं अरस्तु, कहते हैं राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है इन्हें। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। किससे हुई है? सिविक और सिविटास शब्द से। अब प्रश्न ये है कि जो सिविक और सिविटास शब्द है वो किस भाषा का है? कि लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है, यह लैटिन भाषा का शब्द है। शब्द सिविक अर्थात नागरिक एवं सिविटास से प्राय है नगर राज्य। दोनों शब्दों के संयोग से सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? कि नागरिक शास्त्र है तो नागरिक का अध्ययन करेगा, सीधी सी बात है, नागरिकता का अध्ययन करेगा ये। ठीक, नागरिक शास्त्र नागरिकता, नागरिक जीवन एवं नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। राजनीति का आरंभ और अंत राज्य से है, किसका कथन है? ये कथन गार्डनर का है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, ये कथन किसका है? गार्डनर का है। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? यानी कि ऐसा कौन सा सामाजिक विज्ञान है जो राजनीति विज्ञान से पहले आ चुका था? तो दर्शन शास्त्र था ये। दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। यानी कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो दर्शन शास्त्र को प्राप्त है। क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही सभी सामाजिक जो भी हमारे विज्ञान सामाजिक विज्ञान थे उनका अलग अलग रूप में उद्भव हुआ है। पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? हम आगे ऊपर देख चुके हैं इसको, तो यूनानी भाषा का शब्द है ये। और ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? हमें क्या बताना है कि कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो शक्ति का अध्ययन बिल्कुल पहले भी किया जाता था, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन ये भी किया जाता था और अब भी किया जाता है। मूल्य प्रधान अध्ययन, देखिए अब जो है मूल्य प्रधान अध्ययन पर अधिक फोकस नहीं किया जाता। तो जो मूल्य प्रधान अध्ययन है वो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन तो ये महत्वपूर्ण लक्षण है इसका। मूल्य प्रधान अध्ययन परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित हैं। हालांकि बाद में मूल्यों को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल किया गया। आप देखेंगे जब व्यवहारवाद आता है तो व्यवहारवाद में तथ्य प्रधान अध्ययन को फोकस किया गया, लेकिन जब बाद में देखा गया तथ्यों के अध्ययन से जो सामाजिक समस्याएं थी उनका समाधान नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में क्या किया गया, मूल्यों और तथ्यों में समन्वय स्थापित किया गया और उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों के साथ साथ तथ्यों यानी कि तथ्यों के साथ मूल्यों का भी अध्ययन आरंभ कर दिया गया, ताकि जो सामाजिक समस्याएं थी उनका विधिवत यानी कि पूर्णता से समापन या समाधान किया जा सके। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? तो वो कौन सा है? लोक जीवन, यानी कि राज्य हो, विधि निर्माण हो, सरकार हो। इसका हम प्रमुख
परंपरागत रूप से भी अध्ययन करते आ रहे हैं, लेकिन नवीन दृष्टिकोण में हम जो देख रहे हैं वो लोक जीवन के अध्ययन पर अधिक फोकस किया जा रहा है। अगली बात की जाए तो आप ये चाहे तो उसको रोक के पढ़ लीजिएगा, यही शॉर्ट में जो मैंने बताया है आपका है भी। ठीक, आगे आप देखें तो ये आपका प्रश्न खत्म हो गया आज का। इस हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम आपके सामने लेके आए हैं, अच्छे से याद कीजिएगा। 2-3 बार वीडियो देखेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा, कुछ खास नहीं दिक्कत होगी इसमें आपको, और यहाँ से प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। एक चैप्टर इस पे और आएगा जो वैकल्पिक प्रश्नों पर होगा राज्य के ऊपर, और एक चैप्टर आपका राज्य पे आएगा जो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेगा। तो इस तरह है, हम एक क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, और अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।